हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार आप सब लोगों के ना काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे एंड आप सब लोगों के काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि भैया जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो अभी लॉन्च हो गया है, बट अभी नेक्स्ट जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो कब तक लॉन्च होगा और हम कब ट्रांसफ़र ले सकते हैं अगर अभी हमारी न्यू ज्वाइनिंग हुई है या फिर होने वाली है। तो हम जो ट्रांसफ़र है वो कब तक ले सकते हैं, ट्रांसफ़र लेने की क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एंड साथ के साथ में जो नेक्स्ट ट्रांसफ़र पोर्टल है वो कब तक लॉन्च किया जाएगा, वो सब कुछ आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को पता लगने वाला है। सो बिना किसी तरीके हम आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें एंड चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस की। फटाफट से एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूँ कैसे हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे निकाले। तो सबसे पहले इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद में ये देख सकते हैं आप इसकी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट एम्प्लॉय कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे तो इंडिया पोस्ट के एम्प्लॉय कॉर्नर पे हम आ गए हैं। उसके बाद में जीडीएस ट्रांसफर के लिए हमने यहाँ पे सर्च किया और ये जो सेकंड नंबर वाला है लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ जीडीएस, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक जो पीडीएफ है वो लॉन्च हो जाएगी, जो कि है मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो दे रखे हैं इसमें कि जो ग्रामीण डाक सेवक हैं जो जीडीएस है वो अपना रूल मतलब जो ट्रांसफर है वो कैसे ले सकते हैं, कब ले सकते हैं, उसके क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अभी फटाफट से इसके ऊपर एक थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट ट्रांसफर पोर्टल है वो कब तक लॉन्च किया जाएगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो सब्जेक्ट है इसका लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक गाइडलाइंस। The undersigned is directed to convey the approval of competent authority on the following guidelines on the subject of the limited transfer facility for all categories of Gramin Dak Sevak in suppression supersession of all previous orders issued on the subject। तो इससे पहले मतलब यानी कि ये जब लेटर निकाला गया 15/7/2021 से पहले जितने भी ऑर्डर्स वगैरह निकाले गए थे ट्रांसफर के रिगार्डिंग, अब उसको सुपर सेशन ये वाले ऑर्डर्स कर रहे हैं, यानी कि जो सारे पुराने ऑर्डर्स हैं वो सब रद्द कर दिए गए और एक ये नया ऑर्डर जो है वो जनरेट किया गया। अभी कंडीशन क्या है ट्रांसफर की कि आप मतलब ट्रांसफर मतलब कब और कैसे ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस टू बी प्रोवाइडेड फॉर मेल जीडीएस शैल बी 2 चांसेस। तो जो मेल जीडीएस कैंडिडेट है वो अपने पूरे सर्विस के दौरान 2 बार ट्रांसफर जो है वो ले सकता है एज ए जीडीएस। उसके बाद में 3 चांसेस हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जो फीमेल जीडीएस कैंडिडेट्स हैं उनको 3 चांसेस दिए जाएंगे फॉर देयर एंटायर सर्विस के दौरान आप 3 चांसेस आप अपने अवेल कर सकते हो ट्रांसफर लेने के लिए। और ये सिर्फ ऐसे होता है कि आपकी सर्विस कब तक मानी जाएगी, जब तक आप एज ए जीडीएस काम कर रहे हो। अभी मान लो अगर आप आज जीडीएस में मतलब आए आप आपने आज एज ए जीडीएस ज्वाइन किया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, तो आप जब तक जीडीएस में रहोगे आप तब तक अपने ये 2 चांसेस और 3 चांसेस जो है वो अपील कर सकते हो। उसके बाद में मान लो अगर आपने अपना पेपर दिया, कोई एलडीसीई का पेपर दिया, तो आप इसमें प्रमोशन ले गए, आपने आप एमटीएस बन गए या फिर आप पीए बन गए या फिर आप पोस्टमैन वगैरह बन गए, तो उसमें आपके अलग से जो रूल्स हैं एमटीएस के एंड पोस्टमैन के ट्रांसफर के वो लागू होंगे और ये जो आपने अगर एज ए जीडीएस जितने भी ट्रांसफर लिए हैं वो उसमें लागू नहीं होंगे और वो दोबारा से मतलब रिकंटिन्यू किए जाएंगे। यानी कि आप एज ए जीडीएस मेल कैंडिडेट हो तो आप 2 बार जो है ट्रांसफर ले सकते हो और एज ए फीमेल आप 3 बार ट्रांसफर ले सकते हो एज ए जीडीएस। उसके बाद में अगर आपका प्रमोशन वगैरह हो जाता है, आप एमटीएस पोस्टमैन या पीए वगैरह बन जाते हो, तो उसमें आपके जो ये वाले चांसेस हैं ये काउंट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में जब आप जीडीएस ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हो तो आप मैक्सिमम 10 जीडीएस पोस्ट के लिए ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जब आप मान लो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते हो ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि आप कहाँ पे जाना चाहते हो और वो मैक्सिमम आप 10 प्रेफरेंस जो है वो दे सकते हो एंड उनमें से ही एक में आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद में रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द लिमिटेड ट्रांसफर ऑर्डर शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज 1 चांस ऑफ लिमिटेड ट्रांसफर फैसिलिटी अवेल्ड बाय द जीडीएस। अभी मान लो आपने ना जब आप अपना ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे 10 प्रेफरेंस आपको देनी होती है, तो वो ऐसे नहीं है कि आपको 10 की 10 भरनी होती है, आप उसमें से 1-2 भी दे सकते हो एंड आप पूरी 10 भी फिलअप कर सकते हो। अभी मान लो आपने 10 पोस्ट वहाँ पे 10 प्रेफरेंस अपनी डाल दी और आपका सिलेक्शन हो गया, उनमें से ही किसी एक पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर उसके बावजूद आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते हो, अभी जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है, तो और अगर आप कह देते हो कि नहीं मैं नहीं जाना चाहता, रिफ्यूज़ आप कर देते हो, तो वो आपका एक चांस अवेल माना जाएगा कि आपने अपना एक चांस जो है वो ट्रांसफ़र का अवेल कर लिया, यानी कि यूज़ कर लिया, चाहे आप वहाँ पे जाते हो चाहे आप नहीं जाते हो। और ये एक और बात इसमें साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपका मान लो कल को ट्रांसफ़र आपने अप्लाई किया और वो अप्रूव हो जाता है, तब भी आपके पास चांस रहता है, आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप वहाँ पे अपने आपका जहाँ पे ट्रांसफ़र अप्रूव हुआ है आप वहाँ पे एक्चुअली जाना चाहते हो या फिर नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रेफरेंस जब भी डालो तो कम से कम डालो और सिर्फ वही डालो जहाँ पे आप 100% श्योर हो
कि हाँ मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, ठीक है ना। अगर आप कहीं पर भी 99% श्योर हो कि यार नहीं मैं यहाँ पे जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, और अगर 1% भी आपको ऐसे लगता है कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा, तो आप उसकी प्रेफरेंस बिल्कुल भी मत डालो। क्योंकि अगर आपका उसमें सिलेक्शन हो गया और अगर आप वहाँ पे चले भी गए तो उस चीज़ का यार फ़ायदा नहीं है, आपने एक अपना चांस भी ख़राब कर दिया और वहाँ पे जाकर भी आपको वही घर से दूर जाना आना पड़ रहा है, तो उसका देखो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा प्रेफरेंस कम डालो, अभी आप हो, आपका चाहे सिलेक्शन हो ना हो, 1-2 प्रेफरेंस आपने डाली है, अब की बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती, बट अपना जो चांस है वो खराब मत करो, वो वेस्ट मत करो, ठीक है ना। उसके बाद में अगर आपने मान लो एज एप्लीकेशन भर दिया, आपने अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद में अगर आप अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हो, तो आप 15 दिन के अंदर अंदर अपनी जो एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफर रिक्वेस्ट में भी सबमिटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, हाउएवर द जीडीएस शुड हैव कंप्लीटेड मिनिमम एंगेजमेंट पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रेगुलर एंगेजमेंट ऑन जीडीएस पोस्ट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट। अभी पहले ये क्या होता था, ऑफलाइन होता था और आप पूरे साल में कभी भी अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट अभी क्या हो गया, अभी ऑनलाइन सिस्टम हो गया एंड अभी ये अपना एक ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च करते हैं, ओनली देन आप अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब तक वो पोर्टल लॉन्च नहीं किया जाता तब तक आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिनिमम 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए जब आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आपकी 1 साल एज ए रेगुलर जीडीएस एंगेजमेंट हो जानी चाहिए, सर्विस हो जानी चाहिए जब आप अपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हो। एंड अगर उसके बीच में अगर आपने कुछ भी मतलब मान लो लीव विदाउट अलाउंस वगैरह आपने ले रखी है या फिर कोई लीव वगैरह ले रखी है, तो वो भी काउंट की जाएंगी आपके 1 साल के अंदर। बट अगर आपने मतलब बिना बताए ऐसे छुट्टी की है या फिर आपकी एब्सेंट वगैरह लगी हुई है या फिर जैसे भी है, तब फिर आपको थोड़ी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और आप अपने इसके रिगार्डिंग आप अपने एसडीआई जो इंस्पेक्टर होते हैं उनसे या फिर अपने मेल ओवरसीज से कांटेक्ट कर सकते हो कि आपको 1 साल जब कंप्लीट होएगा आप उसके बाद में ही अपना ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आपने जितनी भी लीव ली है, जो आपने अप्रूवल लेके लीव ली है यानी कि सैंक्शन करवा के डिवीजन ऑफिस से लीव ली है, वो सब आपकी सर्विस पीरियड में ही काउंट होगा। उसके बाद में म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफर फैसिलिटी शैल बी अवेलेबल टू ऑल जीडीएस ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर। तो 1 साल जिनको कंप्लीट हो गया है वो म्यूचुअल एक्सचेंज ट्रांसफर भी ले सकते हैं, यानी कि आप अभी इस बीओ में लगे हुए, मान लो आप ए बीओ में लगे हुए हो, आपका फ्रेंड लगा हुआ है बी नंबर वाले बीओ में, ठीक है। और अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफर चाहते हो, यानी कि आप अपने फ्रेंड वाली जगह पे जाना चाहते हो बी नंबर वाले बीओ में, और आपका फ्रेंड जो बी नंबर में अभी काम कर रहा है वो आपकी जगह पे यानी कि ए नंबर वाले बीओ में आना चाहता है, तो आप दोनों म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो मतलब ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो ले सकते हो। और ये 1 साल के अंदर अंदर मतलब जब आपको दोनों को 1 साल कंप्लीट हो जाता है, दोनों आपको आपको और आपके फ्रेंड को, तो आप इसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड ये अभी भी ऑफलाइन ही होता है, इसका कोई अभी ऑनलाइन पोर्टल जो है वो लॉन्च नहीं किया गया। तो अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र चाहते हो, तो अगर आपको 1 साल कंप्लीट हो गया तो आप अपने मतलब ऑफलाइन ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हो अपने डिवीजन ऑफिस को। उसके बाद में द ट्रांसफ़र ऑर्डर शैल टेक इफेक्ट आफ्टर ऑल वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज़ कास्ट एजुकेशन एंड पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट एटसेट्रा हैव बीन कंप्लीटेड। तो ये तो सब कंप्लीट होने के बाद में ज्वाइनिंग होती है, तो इसके कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ट्रांसफर रिक्वेस्ट ऑफ जीडीएस हु आर अंडर कोर्ट ऑफ ड्यूटी और अगेंस्ट होम एनी डिसिप्लिनरी एक्शन, पुलिस केस और कोर्ट केस इज पेंडिंग विल नॉट बी एंटरटेन। तो अगर आपके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर पुलिस केस या कोर्ट केस वगैरह चल रहा है या फिर आपको पुट ऑफ ड्यूटी कर दिया गया है, तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो मतलब नहीं माना जाएगा, आपका जो ट्रांसफ़र है वो अप्रूव नहीं किया जाएगा। उसके बाद में पास्ट एंगेजमेंट पीरियड विल बी काउंटेड फॉर असेसिंग द एलिजिबिलिटी फॉर अपीयरिंग इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर एनुअल इंक्रीमेंट। तो मान लो अभी आपने 1 साल अपने अभी आप एक्चुअल जिस लोकेशन पे हो आपने 1 साल अभी यहाँ पे लगा दिया, अभी आप चाहते हो कि मेरा ट्रांसफ़र हो जाए और आप किसी दूसरी जगह पे जाना चाहते हो, तो वहाँ पे जाने के बाद में भी आपने जिस डेट ऑफ ज्वाइनिंग को आपने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया तभी से आपकी जो रेगुलर सर्विस है वो काउंट होगी। ऐसे मत सोचो कि अगर आप नई यूनिट में चले गए तो वहाँ से आपका स्टार्टिंग से जो मतलब है वो स्टार्ट होगा सारा काम, नहीं, आपने जब डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लिया तब से ही आपकी रेगुलर सर्विस मानी जाएगी और तभी के हिसाब से आपका जो एनुअल इंक्रीमेंट वगैरह जो भी लगता है वो सब कुछ एज इट इज़ ही रहेगा। बट क्या होता है, अभी मान लो हम यहाँ पे अपने डिवीजन में मतलब ज्वाइन करने वाले 10 बंदे थे हमारे बैच में, जब हमने ज्वाइन किया एक ही दिन हम सब ने ज्वाइन किया, तो हम 10 के 10 बंदे हैं उन सब की रैंकिंग सेम है क्योंकि हमने सेम डे ज्वाइन किया है और हमारी जो मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो जो है
वो सेम है, ठीक है। तो हम सबकी रैंक जो है वो सेम है, बट अभी इस ही डेट को मतलब जिस डेट को हमने ज्वाइन किया उसी डेट को अगर कोई नया बंदा मतलब ज्वाइन कर उसने कर लिया ज्वाइन सेम डेट को बट किसी दूसरे डिवीजन में, एंड अभी वो वहां से ट्रांसफर लेके हमारे डिवीजन में आ रहा है, तो वो हम सबसे लीस्ट रैंक पे माना जाएगा, यानी कि हम सबसे नीचे रैंक पे माना जाएगा। ऑल्दो उसने भी हमारे साथ ही डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है बट वो यूनिट में नया है हमारे यूनिट में, क्योंकि हम पहले से इस यूनिट में काम कर रहे हैं। वो जो है मतलब यूनिट में नया आया है, तो वो हम सबसे नीचे होगा और हमसे बाद जिसने भी ज्वाइन किया वो उन सबसे ऊपर होगा, ठीक है ना, ऐसे होता है। उसके बाद में when a GDS is transferred at his her own request and the transfer is approved by the competent authority, he will be ranked junior in the seniority list of the new unit. To all GDS of that unit who exist in the seniority list on the date of which she joins the new unit, except in case of transfer within the same engagement recruitment subdivision unit division या फिर यूनिट, ठीक है। तो अगर आप सेम डिवीजन के अंदर ट्रांसफर लेते हो तब ऐसा कुछ नहीं होता रैंक जूनियर वगैरह का, बट अगर आप किसी दूसरे डिवीजन से आते हो तो आपको उस सीनियरिटी लिस्ट में रैंक जूनियर ही कहा जाएगा। उसके बाद में आप कैसे कैसे ट्रांसफर ले सकते हो, अगर आप बीपीएम लेवल 1 हो तो आपका स्लैब नंबर देखो यहाँ पे ना, स्लैब जो सैलरी स्लैब होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्लैब 1 जो होता है 10,000 रुपये और जो होता है एबीपीएम लेवल 1 का। उसके बाद में होता है स्लैब 2 जो कि होता है 12,000 रुपये बेसिक पे, जो कि होता है बीपीएम लेवल 1 का और एबीपीएम लेवल 2 का। उसके बाद में होता है एक स्लैब 3 जो कि होता है बेसिक पे 14,500 रुपये, जो कि होता है बीपीएम लेवल 2 का। तो अभी आप विद इन अ स्लैब जो आपकी सैलरी स्लैब है ना उसके अंदर अंदर ही आप ट्रांसफर ले सकते हो, यानी कि स्लैब 1 वाले स्लैब 1 में जा सकते हैं, स्लैब 2 वाले स्लैब 2 में जा सकते हैं, स्लैब 3 वाले स्लैब 3 में जा सकते हैं। अभी इसका मतलब क्या है ये देखो, जो बीपीएम लेवल 1 है वो स्लैब 2 में है, इसकी 12,000 रुपये बेसिक पे है, तो ये अपने बीपीएम लेवल 1 में भी जा सकता है 12,000 रुपये बेसिक पे वाले में। साथ के साथ ये एबीपीएम लेवल 2 जिसकी की 12,000 बेसिक पे होती है उसमें भी जा सकते हैं। बीपीएम लेवल 2 जो है वो बीपीएम लेवल 2 में ही जा सकते हैं सिर्फ। उसके बाद में जो एबीपीएम लेवल 1 है या फिर डाक सेवक जो लेवल 1 है जिनकी मतलब 10,000 रुपये बेसिक पे होती है वो सिर्फ 10,000 रुपये बेसिक पे में ही जा सकते हैं एबीपीएम या फिर डाक सेवक लेवल 1 में। उसके बाद में जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक लेवल 2 है वो एबीपीएम या डाक सेवक लेवल 2 में भी जा सकते हैं, यानी कि 12,000 रुपये बेसिक पे वाले एबीपीएम में भी जा सकते हैं, या फिर जो बीपीएम है 12,000 रुपये बेसिक पे वाले लेवल 1 वाले आप उनमें भी जा सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप बीपीएम में जाते हो तो आपको वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब अगर वहाँ पे कोई बीओ नहीं है तो आपको वहाँ पे बीओ जो मतलब है बनाना पड़ेगा, और आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो आपको प्रिस्क्राइब ट्रेनिंग वगैरह भी जो बीपीएम की वो दी जाएगी, और साथ ही साथ में एक जो रेजिडेंट डिक्लेरेशन है वो भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में जो एबीपीएम या फिर डाक सेवक है अगर वो पोस्टल सर्विसेज में अभी काम कर रहे हैं तो वो आरएमएस में भी जा सकते हैं, और अगर डाक सेवक जो आरएमएस में काम कर रहे हैं वो पोस्टल सर्विसेज में भी आ सकते हैं, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस है उनमें भी आ सकते हैं। उसके बाद में देयर विल नॉट बी एनी ड्रॉप इन टीआरसी स्लैब ऑन अकाउंट ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांसफर एंड नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स अर्नड बाय जीडीएस विल बी रिटेन। तो आपकी जितने भी इंक्रीमेंट लगे हुए हैं जो आपकी बेसिक पे अभी है वही आपकी ट्रांसफर के बाद रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं किए जाएंगे। अब ये आ गया थोड़ा डिविजनल मतलब इंटायर काम की क्या होता है। अगर आप विद इन डिवीजन ट्रांसफर लेते हो तो आपका डिविजनल हेड वहाँ पे कंपिटेंट अथॉरिटी होगा। अगर आप डिवीजन के बाहर या लेकिन रीजन के अंदर अंदर अगर आप अपना लेते हो ट्रांसफर तो रीजनल हेड जो पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं वो आपका अथॉरिटी होएगा। उसके बाद में अगर आप विद इन अ सेम सर्कल आप ट्रांसफर लेते हो तो आपका जो सीपीएमजी है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल वो आपका कंपिटेंट अथॉरिटी होएगा। एंड अगर आप किसी दूसरे सर्कल में जाना चाहते हो तो दोनों सर्कल के जहाँ पे अभी आप प्रेजेंटली काम कर रहे हो और जिस सर्कल में आप जाना चाहते हो दोनों के जो हेड ऑफ द सर्कल्स हैं जो सीपीएमजीज हैं वो आपकी कंपिटेंट अथॉरिटी होंगे एंड वही आपका जो ट्रांसफर है वो अप्रूव करेंगे। उसके बाद में ये पहले होता था टाइमलाइंस विद इन 30 डेज ऑफ विद इन 50 डेज ऑफ, क्योंकि पहले होता था मतलब ऑफलाइन काम चलता था, बट आजकल ऑनलाइन काम है और एक पूरी टाइमलाइन वो बना के रखते हैं कि आपका इतनी से इतनी तारीख तक फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, देन आपको इतने दिन मिलेंगे अपना फॉर्म एडिट करने के लिए, देन आपका इतनी तारीख को रिजल्ट आएगा एंड इतनी तारीख को आपकी जो वो ज्वाइनिंग है वो कर दी जाएगी। तो ये पहले का सिस्टम था, बट अब जो न्यू टाइमलाइंस है वो उनके द्वारा ऑटोमेटिकली निकाल दी जाती है। उसके बाद में वेकेंट पोस्ट वगैरह आजकल सभी ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल में मिल जाती है कि कितनी वेकेंट पोस्ट है, कहाँ कहाँ वेकेंट पोस्ट है, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देते हैं। और बाकी हो गया, ये पहले जो एप्लीकेशन है वो भरी जाती थी, बट ये एप्लीकेशन ना आज भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेने के लिए अपनी तरफ से एक और एक अपने फ्रेंड की तरफ से अपने डिविजनल हेड को भेज दो ताकि आपका जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो हो जाए, ठीक है। उसके बाद में हो गया यहाँ पे ये आपका है कि आपने कब कब ट्रांसफ़र लिया वो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट बना के रखनी होती है, ये रखनी होती है डिविजनल ऑफिसर्स को, ठीक है, जो डिविजनल अपने ऑफिसर्स है ना वो रखते हैं। तो अभी ये आपको थोड़ा सा इसका भी समझा दूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है।
आपका नेम आ गया, उसके बाद में आपका सब डिवीजन एंड डिवीजन का नेम आ गया, आपका सर्कल का नेम आ गया। उसके बाद में पोस्ट हेल्ड बाय जीडीएस विद नेम ऑफ, तो यहाँ पे आपकी पोस्ट और आपके सब डिवीजन का एंड सर्कल का नेम। डेट ऑफ एंगेजमेंट, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना पढ़े हुए हो, सिंगल हो या मैरिड हो। उसके बाद में टीआरसीए लेवल आपका बीपीएम लेवल 1 हो, बीपीएम लेवल 2 हो, एबीपीएम लेवल 1 हो, एबीपीएम लेवल 2 हो, और स्लैब आपका कौन सा पड़ता है वो मैंने अभी आपको बता ही दिया। उसके बाद में अभी आप जीडीएस पोस्ट फॉर विच ट्रांसफर इज शॉर्ट फॉर अलॉन्ग विद नेम ऑफ बीओ, तो अभी आप कहाँ पे जाना चाहते हो वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, हाँ, मतलब बीओ में, एसओ में, हेड ऑफिस में। उसके बाद में नेम ऑफ डिवीजन सर्कल, आप किस सर्कल में जो मतलब ट्रांसफ़र है वो लेना चाहते हो। उसके बाद में अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र है तो येस कर दो, अदरवाइज़ नो कर दो। उसके बाद में अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र है तो आप अपने जो मतलब इफ़ म्यूचुअल नेम एंड डिटेल्स ऑफ एंगेजमेंट, तो आप अपने फ्रेंड का यहाँ पे नेम लिख दो और उसकी डेट ऑफ एंगेजमेंट लिख दो। उसके बाद में अगर म्यूचुअल नहीं है तो ये पहले होता था, इसको छोड़ देना। उसके बाद में रीजंस फॉर विच ट्रांसफर इज शॉर्ट फॉर, तो आप क्यों ट्रांसफर लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख दो। बाकी तो मतलब ना आपके एसडीआई से पूछ पूछ के कर देना, कोई दिक्कत नहीं होती, वो बता देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा एंड यहाँ पे डेट लिख देना। उसके बाद में फ्रॉम दिस टू दिस आई हेयर बी डिक्लेयर दैट इन द इवेंट ऑफ माई लिमिटेड ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस आई विल रैंक जूनियर इन दैट ग्रेडेशन। बस ये तो मतलब ना पूछ के आप भर लेना है, वैसे यहाँ पे कुछ भरना भरना मे बी यहाँ पे डेट लिखनी होती होगी कि आपने कब ज्वाइन किया एंड आज क्या डेट है, कितने दिन हो गए आपको लगे हुए, यहाँ पे आपके साइन आ जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कुछ भरना नहीं होता, ये आपके जो डिविजनल हेड्स हैं वो आपके देखते हैं, ठीक है ना, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे फिलअप करना है। अभी थोड़ी सी फटाफट से बात कर लेते हैं कि ये जो ट्रांसफर पोर्टल है वो कब तक निकलेगा। तो देखो, लास्ट जो ट्रांसफर पोर्टल निकला था पिछली बार, जो मतलब पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, दिसंबर 2023 में जो लास्ट ट्रांसफर पोर्टल है वो निकाला गया था। और अभी ये ट्रांसफर पोर्टल जो है वो निकाला गया है मई 2024 में, यानी कि 5 से 6 महीने के बाद में। तो अभी अगर सेम बात करें, जैसे कि सजेशंस एंड फीडबैक्स वगैरह जो हेड ऑफ द सर्कल से मांगे गए थे सेक्रेटरीट के द्वारा, जो इंडिया पोस्ट के, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा मांगे गए थे, कि जैसे कि लास्ट ईयर हमने 4 बार आपके ट्रांसफर पोर्टल निकाले जीडीएस के, 3 बार वैकेंसीज निकाली, और इस सब के कारण, इन सब के साथ साथ जो ऑफिशियल वर्क होता है वो सब भी साथ साथ में चलता है। तो इसके कारण डिवीजन ऑफिस में जो सारा काम है मैशअप हो गया था, ठीक है। तो अभी इसके रिगार्डिंग उन्होंने फीडबैक मांगे एंड मे बी मतलब जैसे कि अभी तक वैकेंसी नहीं आई, तो वैकेंसी साल में सिर्फ एक बार आएगी। अब पहले जैसे कि उन्होंने 3 बार निकाली, 2 बार निकाली, बट अब की बार सिर्फ साल में एक ही बार वैकेंसी आएगी, जो कि अभी थोड़े दिनों में आने वाली है। और आपको एक अगर मतलब एग्जैक्ट डेट ऑफ वैकेंसी चाहिए कि कब तक आएगी, कितनी आएगी, तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है। यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके मोर फ्रॉम पीसीएम वर्ल्ड जो आई बटन आता है उसके ऊपर क्लिक करके, और आपको फर्स्ट वीडियो जो है उसके रिगार्डिंग मिल जाएगी कि वैकेंसी कब तक आएगी। सारी उसमें मैंने डिटेल्स वगैरह आपको बता रखी है। अगर आप लोगों ने कहीं पर भी दूसरी जगह पर सिलेक्शन लेना है, या फिर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जो सिलेक्शन लेना चाहता है, उसके साथ वो वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। पूरा प्रोसेस भी बता रखा है, साथ के साथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बता रखे हैं कौन कौन से रेडी रखो, एंड कब तक वैकेंसी आएगी, कितनी आएगी, वो सब कुछ मैंने वहाँ पे डिटेल्स में बता रखा है, ठीक है। अभी साथ के साथ में बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र है, पिछली बार जैसे 4 बार निकाला गया, तो मे बी अब की बार सिर्फ 2 ही बार निकाला जाए, और ये होगा मतलब हाफ ईयरली होगा। जैसे कि अभी पहले दिसंबर में निकाला गया, उसके बाद मे बी 6 महीने बाद ये मई जून में निकाला गया, एंड अभी ये 6 महीने बाद दोबारा से मे बी नवंबर या दिसंबर तक ही निकाला जाएगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों का जिसका भी ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं हुआ है मई 2024 में, वो निराश मत हो, क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम में जो दोबारा ट्रांसफर पोर्टल है वो निकाला जाएगा, और ये निकाला जाएगा नवंबर से लेके दिसंबर तक के बीच बीच में। तो आप अपनी सारी तैयारी वगैरह खींच के रखो, आपने जहाँ पर भी ट्रांसफर लेना है बस फटाफट से जब भी आए फॉर्म तभी फटाफट से भर देना, क्योंकि जिनका फॉर्म पहले भरा जाता है ना उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, कि इनका जो भी इन्होंने प्रेफरेंस वगैरह दी है कि उनका जल्दी से जल्दी पहले हम लोग मतलब ट्रांसफ़र अप्रूव करें, ठीक है। तो ये एक ना मतलब क्राइटेरिया होता है कि अगर किसी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैचअप हो जाती है, तो एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं कि किसने पहले भरा है। तो अगर आपने पहले भरा होगा तो आपको वहाँ पे प्रायोरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और जब भी ट्रांसफर पोर्टल वगैरह आएगा या इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ आती है, तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के ऊपर जरूर से बता दूंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी जब भी वैकेंसी आएगी उसके रिगार्डिंग भी आपको ऑफिशियल जो अपडेट है वो मिल जाएगी। बाकी अगर आपने और भी कुछ पूछना हो, या फिर कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसमें ही आपका रिप्लाई जो है वो दे देता हूँ। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।